So, good morning, everyone. Today, we are going to start chapter 9, Beethoven. Beethoven was a great music composer, and this chapter is based on his life. Okay, Beethoven एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र थे. ये पूरा चैप्टर उनकी लाइफ पे बेस्ड है. म्यूज़िक इज़ अ हायर रेवलेशन दैन ऑल विजडम एंड फिलोसफी. ओके, उनका कहना था कि म्यूज़िक जो है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्योर, बहुत ही सैक्रेड है, और म्यूज़िक के थ्रू हम गॉड के और भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो वो एक तपस्या की तरह होता है और हम भगवान के और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं. This beautiful line by Ludwig van Beethoven sums up the great composer's lifelong dedication towards music. तो ये जो लाइंस थी ये ल्यूविक वैन बिथोवन ने बोला था, जो कि एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र थे, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ म्यूज़िक को ही डेडिकेट कर दी थी. Born in 1770 in Bonn, Germany, young Ludwig was introduced to music from a very early age. उनका जन्म जो है 1770 में हुआ था. बॉन जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र से म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था. His father, Johann van Beethoven, was a court singer, and his grandfather was one of Bonn's most eminent musician. उनके जो फादर है जोहान वैन बिथोवन, वो एक कोर्ट सिंगर थे. कोर्ट सिंगर मीन्स जो जर्मनी के जो राजा थे वो उनके दरबार में, उनके उसमें वो गाना गाते थे, और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो वहाँ के मीन्स जर्मनी के एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे. ओके, जर्मनी के जो राजा थे, बॉन जर्मनी के जो राजा थे, उन्हीं के कोर्ट में उनके ग्रैंडफादर म्यूजिशियन हुआ करते थे. बेथोवन्स चाइल्डहुड वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम. उन्होंने अपना बचपन बहुत ही बहुत ही मुश्किल से बिताया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में. हिज फादर बिगैन टीचिंग हिम वायलिन एंड क्लैवियर व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड. तो जब बेथोवन 4 साल के थे तभी उनके फादर ने उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन और क्लैवियर बजाना सिखाना शुरू कर दिया था. हिज फादर्स ट्रेनिंग मेथड्स वर एक्सेप्शनली हार्श. उनके फादर जब वो म्यूज़िक सिखाते थे, म्यूज़िक की ट्रेनिंग देते थे, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे. ओके, Beethoven was constantly deprived of sleep for extra hours of practice. His father would also beat him for each hesitation or mistake. तो बेथोवन जो थे वो कई बार ऐसा होता था कि वो ठीक से सो नहीं पाते थे, कई कई दिनों तक लगातार उनकी नींद नहीं पूरी होती थी, क्योंकि इनके फादर इनको बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करवाते थे, और अगर अगर उनसे कोई भी एक सिंगल मिस्टेक भी हो जाती थी तो उनके फादर उनको बहुत ही ज़्यादा मारते थे और उन्हें पनिश करते थे. ही वॉन्टेड हिम टू बिकम अ म्यूज़िकल प्रोडिगी लाइक मोजार्ट. मोजार्ट एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर थे. तो उनके जो फादर थे, बेथोवन के जो फादर थे जोहान्स वैन बिथोवन, वो चाहते थे कि बेथोवन भी जो है बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो, जैसा कि मोजार्ट हुआ था. मोजार्ट जो है उन्होंने बहुत कम एज में उन्होंने डेब्यू परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था, स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे. तो मोजार्ट की तरह ही बेथोवन के फादर भी यही चाहते थे कि बेथोवन भी बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो जाए. Although Beethoven was 7 years old, his father entered his age as 6 because Mozart was 6 at his debut performance. तो जब बेथोवन पहली बार स्टेज में परफॉर्म करने गया तब उसकी एज 7 years की थी, लेकिन उनके फादर ने जो है 6 years का एज उसका एज 6 years बताया. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो मोजार्ट था, जो कि एक बहुत बड़े फेमस म्यूज़िक कंपोज़र थे, उन्होंने जब मोजार्ट ने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था तब उसकी एज जो है 6 साल की थी. जो बेथोवन के फादर थे वो मोजार्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, वो उसके बहुत बड़े फ़ैन थे. तो इसीलिए जब बेथोवन स्टेज में पहली बार परफॉर्म करने गया तो उसकी एज जो है वो 7 years की थी, लेकिन उनके फादर ने उसका एज 6 साल बताया था, ताकि लोगों को लगे कि मोजार्ट की तरह ये भी बहुत कम एज में स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए रेडी हो चुका है. Sadly, Beethoven's first show was not a big success despite an impressive performance. जो बेथोवन का पहला शो था वो बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. Despite his musical genius, Beethoven was a mediocre student in other subjects. तो म्यूज़िक में तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई में वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे. बेथोवन जो है पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे.
ही स्ट्रगल्ड विथ मैथ्स एंड स्पेलिंग्स ऑल हिज लाइफ। उन्होंने मैथ्स उन्हें समझ में नहीं आती थी और उन्हें स्पेलिंग्स नहीं समझ में आती थी। ओके, ही वंस सेड म्यूज़िक कम्स टू मी मोर रेडली दैन वर्ड्स। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें म्यूज़िक तो ईजिली समझ में आ जाती है, लेकिन उन्हें जो वर्ड्स, जो अल्फ़ाबेट, जो लेटर्स लिखे होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो उनको पढ़ना नहीं आता। His biographers have said that Beethoven might have suffered from dyslexia। उनके जो जिन्होंने उनके बायोग्राफी लिखी थी, जिन्होंने उनकी लाइफ के बारे में लिखा था, ठीक है, उनके लाइफ के जिन लोगों ने उनकी जीवनी लिखी थी, उनकी लाइफ के बारे में बुक्स लिखी थी, वो लोग ऐसा बताते हैं कि बिथोवन को जो है डिसलेक्सिया की बीमारी थी। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे लोग जो है लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, उन्हें सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई देता है, उन्हें सब कुछ जम्बल्ड दिखाई देता है। तो उनके जो बायोग्राफर्स हैं जिन्होंने बिथोवन के लाइफ के बारे में लिखा है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि उसे डिसलेक्सिया की बीमारी थी। By 1784, Beethoven's father was no longer able to support his family and he requested for the position of assistant court organist। 1784 में जो बिथोवन के फादर थे, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो पैसे कमा सके या फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने जो बॉन के जो राजा थे, बॉन जर्मनी के जो राजा थे, उन्होंने उनसे जाकर के कहा कि एक असिस्टेंट कोर्ट ऑर्गेनिस्ट का मतलब जॉब मिल जाए। उन्होंने उस राजा से रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्गेनिस्ट का मतलब ये है कि जो लोग हर तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्गेनिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो लोग राजा के दरबार में रहते हैं या किंग्स के कोर्ट में रहते हैं और उन्हें हर तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्गेनिस्ट का मतलब ये है। So his request was accepted and Beethoven was put on the court organist with a court payroll with a modest annual salary of 150 florins। तो बिथोवन के जो फादर थे उनके रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लिया गया और बिथोवन को जो है एक कोर्ट ऑर्गेनिस्ट की जॉब मिल गई और इसके लिए उन्हें एनुअली यानी कि साल भर में उन्हें 150 फ्लोरेंस की पेमेंट उन्हें मिलती थी। 150 फ्लोरेंस पैसे उन्हें मिलते थे। उनकी जो करेंसी है उसे फ्लोरेंस कहा जाता था। तो उन्हें एनुअली यानी पूरे साल भर में उस जॉब के लिए बिथोवन को 150 फ्लोरेंस मिला करती थी। In 1787 the court decided to send Beethoven to Vienna, Europe's capital of culture। 1787 में बिथोवन को वियना, यूरोप, वहाँ भेज दिया गया। There is a speculation that Beethoven met Mozart there। ऐसा लोग बोलते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर जाकर बिथोवन जो है वो मोजार्ट से मिला था। ओके, As the legend goes, upon hearing Beethoven, Mozart said, "Someday he will give the world something to talk about"। ऐसा लोग बोलते हैं कि जब वो मोजार्ट से मिला था, जब बिथोवन मोजार्ट से मिला था, तो मोजार्ट ने बिथोवन से कहा था कि एक दिन ये बहुत पॉपुलर होगा और लोग इसके बारे में बातें करेंगे और ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। However, Beethoven's Vienna visit was cut short when he received the news of his mother's death। लेकिन बिथोवन जो है वो वियना में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सका। वहाँ जाने के कुछ समय बाद उसके मदर की डेथ हो गई। तो जब उन्हें अपने मदर की डेथ की न्यूज़ मिली तो फिर वो वापस अपने होम टाउन आ गए, अपने होम टाउन बॉन जर्मनी में आ गए। In 1792 बिथोवन लेफ्ट हिज होम टाउन फॉर वियना वंस अगेन। तो 1792 में बिथोवन जो है वापस मतलब अपना होम टाउन जर्मनी छोड़ करके फिर वो वापस वियना, यूरोप चले गए। ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिमसेल्फ होल हार्टेडली टू म्यूज़िकल स्टडी। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो म्यूज़िक सीखने में और पूरी लाइफ अपने म्यूज़िक को ही डेडिकेट कर देंगे। ही स्टडीड पियानो विथ हेडन एंड वोकल कॉम्पोजिशन विथ एंटोनियो सैलरी। तो उन्होंने पियानो सीखा हेडन से, जो कि एक बहुत फेमस पियानिस्ट थे, और फिर उन्होंने वोकल कॉम्पोजिशन यानी मुंह से आवाज़ निकालना, मुंह से तरह तरह की म्यूज़िक्स कंपोज करना साउंड्स निकाल करके, तो उन्होंने वोकल कॉम्पोजिशन सीखा एंटोनियो सैलरी से। He, not yet known as a composer, Beethoven quickly established a reputation as a virtuoso pianist। ओके, तो वो म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में एज अ म्यूज़िक कंपोज़र वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे अभी तक, लेकिन उन्होंने
इस टाइम तक वो एक फेमस पियानिस्ट की तरह उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एज अ पियानिस्ट वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है। तो इस एज में जब उन्होंने हेडन से पियानो सीखा, फिर एंटोनियो सैलरी से उन्होंने म्यूज़िक वोकल कॉम्पोजिशन सीखा, तो इसके बाद एज अ म्यूज़िक कंपोज़र तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन एज अ पियानिस्ट वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो चुके थे। Beethoven made his public debut in Vienna on March 29, 1795। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रॉपरली बड़े मतलब सब कुछ सीखने के बाद, सभी तरह की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल कॉम्पोजिशन, सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने सबसे पहला परफॉर्मेंस स्टेज पे दिया था 29 मार्च 1795 को। वियना के में उन्होंने एक स्टेज पे अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। During this period, he composed piece after piece that marked him as a masterful composer reaching his musical maturity। तो इस टाइम तक उन्होंने फिर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक पीसेस भी, सॉन्ग्स भी उन्होंने कंपोज करना शुरू कर दिया था, और उनके वो सॉन्ग्स जो है, वो म्यूज़िक जो है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके थे, और धीरे धीरे एज अ म्यूज़िक कंपोज़र भी वो लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे थे। However, during this period, the biggest tragedy of Beethoven's life happened। लेकिन इसी समय एक उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या उनके लाइफ का एक बहुत ही बुरा वक्त, उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। इस समय क्या हुआ था? He started going deaf। वो धीरे धीरे बहरे होने लगे थे। For a musician there cannot be a bigger handicap than being deaf। और एक म्यूजिशियन के लिए बहरे होने से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। Despite his rapidly progressing deafness, Beethoven continued to compose। वो धीरे धीरे बहरे होने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूज़िक कंपोज करना नहीं छोड़ा, वो म्यूज़िक कंपोज करना उन्होंने कंटिन्यू रखा। The most famous works were symphonies number 3 and 8, The Moonlight Sonata and Fidelio, his only opera। तो उनके जो सबसे फेमस जो म्यूज़िक पीसेस जो उस समय फेमस हुए थे, वो थे सिम्फनी नंबर 3 एंड 8, जिसके नेम्स थे द मूनलाइट सोनाटा एंड फिडेलियो। ओके। Beethoven was lonely and frequently miserable throughout his adult life। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो पूरी लाइफ उन्होंने अकेले बिताई, वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते थे, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो किसी से बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं होती थी, और वो ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते थे, और उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। शॉर्ट टेम्पर्ड एंड एब्सेंट माइंडेड, ही फॉट विद ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड हिम। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और वो एब्सेंट माइंडेड भी थे, और वो उनके आसपास जो भी रहता था वो किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, और लगभग हर किसी से वो लड़ते रहते थे और अकेले रहना पसंद करते थे। Despite his tumultuous personal life and complete deafness, Beethoven composed his greatest music near the end of his life। Tumultuous का मतलब होता है disturbing, okay? Disorderly, very disturbing। तो इतनी ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा डिसऑर्डरली थी, उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा मीन्स डिस्टर्बेंसेस थी, और वो बिल्कुल भी बहरे हो चुके थे, बिल्कुल भी उन्हें अब सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, अपनी लाइफ के एंड में उन्होंने कुछ बहुत ही फेमस सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए। His greatest late works include Miss a Solemnis and String Quartet number 14। उनके जो सबसे फेमस वर्क्स जो इस समय पॉपुलर हुए थे, वो है मिस सोलमनिस और स्ट्रिंग क्वार्टेट नंबर 14। ये दोनों म्यूज़िक पीसेस बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। Beethoven's ninth and final symphony, completed in 1824, remains the illustrious composer's most towering achievement। तो उन्होंने अपना नाइन्थ और फाइनल सिम्फनी उन्होंने कंपोज किया था, मतलब अपनी डेथ से जस्ट पहले जो उनका फाइनल वर्क था वो था 1824 में उन्होंने इसे कंप्लीट किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 1824 में। ये उनका लास्ट म्यूज़िक पीस था जो उन्होंने कंपोज किया था अपने डेथ से पहले, और बिल्कुल अपनी लाइफ के एंड में, जब वो बिल्कुल भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता था, इस समय भी उन्होंने अपनी लाइफ के एंड में जो अपना आखिरी जो उन्होंने म्यूज़िक पीस कंपोज किया वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। Beethoven died on 26 मार्च 1827 एट द एज ऑफ 56। जब वो 56 ईयर्स के हुए तो उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1827 को।
Ludwig van Beethoven is often referred to as a crucial link between the classical and the romantic ages of Western classical music. तो कहा जाता है कि बिथोवन जो है वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के एक बहुत ही पायनियर रहे और लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के फील्ड में लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए आगे जा कर के म्यूज़िक के फील्ड में. एंड द फैक्ट दैट बिथोवन कंपोज्ड हिज मोस्ट ब्यूटिफुल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूज़िक while being deaf is a superhuman feat of creative genius unparalleled in history. तो उन्होंने जो अपना जो सबसे फाइनल म्यूज़िक पीस था, जो सबसे अपना सुंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने अपने म्यूज़िक पीस कंपोज़ किया अपनी लाइफ का, वो भी उस समय उन्होंने इसको कंपोज़ किया जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. वो अपने लाइफ के एंड में थे, बिल्कुल उनकी मतलब कुछ भी हो सकता था, उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी, उन्हें बिल्कुल कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, बिल्कुल डेफ हो चुके थे. उस समय भी, उस हालत में भी, इतनी बुरी कंडीशन में भी उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक कंपोज़ किया जो ये बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे और वो एक क्रिएटिव जीनियस थे. मीन्स उनकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिटेशन नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी थे. सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ बिथोवन. ही वॉज अ ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र. तो ये आपने यहाँ पर आपने बिथोवन की लाइफ के बारे में पढ़ा जो कि एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हुआ करते थे. ओके, सो रीड दिस चैप्टर वंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली.